क्या पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत से मजबूत हो रही है? मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मूर्ख है। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो, चाइना को कह सकते हो। लाल आंखें तो दिखा ही रहे थे। लांग दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। वहां से क्यों नहीं आपत्ति आती है? वहां क्या लालच? क्योंकि ये इसके बारे में उनके पास इतने बड़ी दस्तावेज है। न गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया। गुजरात के वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, जयशंकर को विदेश मंत्री बनाते हैं, तो ऐशो आराम की वजह से? ये तो सीधा आरोप क्या है? मैं सब जगह कहता हूं तुम लोग। दोस्तों, जिन मोदी के लिए कहा जाता था कि उनके एक फोन पर, जस्ट वन कॉल, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक सकता है, जो मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, और चाहे रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी ताकत हो, मोदी की बात सुनती है, मोदी की आवाज सुनती है। आखिर वो मोदी ईरान और इजराइल के इस युद्ध में, इस 12 दिन के युद्ध में इतना खामोश क्यों रहे? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, उसके मिलिट्री कमांडर्स, टॉप मिलिट्री लीडरशिप ढेर कर दी, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, तो भी भारत चुप था, मोदी जी चुप थे। और जब युद्ध विराम हुआ अमेरिका और रूस के इशारे पर, उस वक्त भी मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, तब भी मोदी जी खामोश रहे। अब सवाल यह है कि ये जो रहस्यमय खामोशी मोदी जी की, प्रधानमंत्री की, सरकार की, हमारे मुल्क की, इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई प्रेशर है हमारे मुल्क पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर, जहां सबसे बड़ी आबादी रहती है? शर्मनाक इसलिए कि भारत की ओर से राजनाथ सिंह और डोभाल वगैरह वहां पर थे, और वहां पर जॉइंट कम्युनिकेशन तो इशू नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों में भारत में स्टोरी सुनाई गई कि राजनाथ सिंह ने अपने पेन यूज नहीं किया, पेन रख दिया और जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पहलगाम का जिक्र नहीं था, जबकि जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान के जिक्र थे। जब आपत्ति उठाई गई तो उन्होंने कहा कि यही कम्युनिकेशन रहेगा, चेंज नहीं किया जाएगा, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे। अब साइन नहीं करेंगे तो जॉइंट कम्युनिकेशन इशू नहीं हुआ। फिर राजनाथ सिंह का उससे पहले एक स्टेटमेंट आता है कि वन कंट्री हु स्प्रेडिंग द टेरर ऑल ओवर, ही शुड बी कंडेम्ड बाय द एससीओ समिट। लेकिन राजनाथ सिंह वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कूटनीति के अंदर कि उस कंट्री का नाम ले सकें। है ना, है कमाल की बात। राजनाथ सिंह हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस कंट्री का नाम ले सकें, लेकिन बाकी सारे कंट्री से एक्सपेक्ट करने लगे कि वो उस कंट्री का नाम लेके क्या कहते हैं, उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें, जिसका नाम पाकिस्तान है। जब भारत कूटनीतिक रूप से इतनी हिम्मत नहीं रखता, इतना करेज, इतना साहस नहीं रखता कि भाई अल्टीमेटली आप उसको अपना नाम लो, उसके आगे वहां पे पाकिस्तान का नाम लो, कंडमनेशन में आपने नहीं लिया। दूसरी बात, जब राजनाथ अपनी स्पीच भी दे चुके तो उसके बाद एक और हादसा होता है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ की स्पीच आती, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसपे राजनाथ सिंह को आपत्ति हुई। राजनाथ सिंह उसके ऊपर बोलना चाहते थे बाद में, उनको चाइना ने अलाउ नहीं किया, जो कि चेयरमैन था। चाइना ने इसलिए अलाउ नहीं किया, बोलते यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, ना ही किसी की रिप्लाई दी जाती है, सबकी अपनी अपनी स्पीचेज हैं, बोल के चले जाते हैं, और यहाँ पर दोबारा स्पीच देने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो राजनाथ तिल मिला के रह गए कि मुझे दोबारा स्पीच देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, मुझे अपने पॉइंट्स रखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बोलते नहीं, यहाँ पे आर्गूमेंट्स नहीं होते, सबकी अपनी अपनी स्पीच है, सब अपनी स्पीच दे के चले जाते हैं और आपको सुनना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और हमारी परंपरा भी ये नहीं है कि हम आपको 2 बार बोलने का मौका दें यहाँ पर। इससे भारत को और तिलमिलाहट हुई, और खास तौर से राजनाथ सिंह को तिलमिलाहट हुई कि मुझे जो ख्वाजा आसिफ ने जो इल्जामात लगाए थे भारत के ऊपर, उसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो पहला तो ये होगा कि भारत उस हिम्मत को नहीं जुटा पाया जिसके द्वारा कि वो पाकिस्तान का उस मंच पर जाके नाम लेता, और फिर जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया, ये कह के कि पहलगाम नहीं था। लेकिन ये उम्मीद करना जॉइंट स्टेटमेंट के बाद में जो उनका अपना स्टेटमेंट आता है कि सम कंट्री is spreading the terror in the world and he should be named by the SCO summit। तो भैया वो सम कंट्री कौन सा है बताओ तो सही। तो इंडिया खुद नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन चाहता है कि बाकी SCO के जो कंट्री थे, समिट के जो कंट्री थे, वो उसका नाम लेके उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें, क्रिटिसाइज करें। अगर भारत के अंदर ये हिम्मत नहीं है, अगर भारत की सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि एससीओ के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय समिट के अंदर पाकिस्तान का नाम ले, तो फिर उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कोई उनको सपोर्ट करेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के अंदर हम आइसोलेटेड हैं और हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। अभी तो यहां पर हुआ है, कल को यही सीन आपका रियो
ब्राजील के अंदर होगा जहां समिट आ रहा है ब्रिक्स का 6 और 7 जुलाई को, वहां भी ये नज़ारा होगा। अगर आप पाकिस्तान का नाम लेने में असमर्थ हैं, पाकिस्तान का नाम लेने में अगर आपकी जुबान कांप रही है तो एससीओ समिट में मत जाओ, बल्कि किसी भी समिट में जाना छोड़ दो। अगर आप उसका नाम लेके मजम्मत नहीं कर सकते तो छोड़ दो, फिर आप इंडिया में आके वापस चुनावी भाषण दो और वहां पाकिस्तान को गालियां देते रहो, वो चलेगा। लेकिन इंटरनेशनल मंचों के ऊपर आपकी टांगे कांप रही हैं राजनाथ सिंह जी, और आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये मोदी की इंस्ट्रक्शन पे हुआ कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है। और वैसे भी इंडिया में भी कई स्पीचेस के अंदर मोदी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। एक हमारे पड़ोसी राष्ट्र, एक हमारे जो एक ऐसा राष्ट्र जिसके साथ हमारी बनती नहीं है, ऐसे कह के उल्टी उल्टी बातें करते हैं और डायरेक्ट नाम लेने से हिचकिचाते हैं। शायद अंदर ही अंदर से सरकार बहुत डरी हुई है कि पाकिस्तान तो इस टाइम आइसोलेट। क्या हम पर कोई प्रेशर है जिसकी वजह से हम दिल की बात कहने में घबरा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? अब ये जो सवाल है, जो खामोशी है, मिस्टीरियस साइलेंस, रहस्यमय खामोशी, कोशिश करूंगा इस वीडियो में उस राज को खोलूं आपके सामने। अब सच्चाई यह है कि ईरान में आज की तारीख में जो इस्लामी हुकूमत है, उस हुकूमत के जो रिश्ते भारत की मिट्टी से, ऐसे रिश्ते इस हुकूमत के दुनिया के किसी मुल्क से नहीं है। वो चाहे अफगानिस्तान हो, वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे इराक हो, वो चाहे फिलिस्तीन हो, ऐसे रिश्ते जो भारत के साथ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मोदी जी का फेलियर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि हमारे आंखों के सामने दो मुल्क जंग लड़ रहे हैं, दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी कोई भूमिका नहीं? और जब इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया तो वो एक ऐसा मौका था जिसमें कि भारत को साफ तौर पर स्टैंड लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ। जब यूएस ने अपने बम छोड़े ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर, वो एक ऐसा मौका था जब भारत को एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। और देखिए, विदेश नीति में आपका जो राष्ट्रीय हित है वो सर्वोपरि है, लेकिन भारत जैसे देश के विदेश नीति में एक नैतिकता का इनपुट बराबर रहा है। हम जहां नैतिकता का सवाल रहा है वहां पर कभी हमने बिल्कुल खामोश रहने का काम नहीं किया है। हमने बोला है, साफ सामने आके बोला है। और इसीलिए मुझे सख्त अफसोस है एक भारतीय के नाते कि इतना बड़ा कांड हुआ इजराइल, और आज गाजा पट्टी में कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने दिनों से मारे जा रहे हैं, बेबस महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। दीपक जी, आज तक भारत ने कुछ बोला इस पर? इतनी बड़ी ये फेलियर है हमारी। मोदी जी का एक पॉलिसी है, चुप रहो, खामोश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ गड़बड़ हो गया उसी खामोशी के चलते। हमको स्टैंड लेना चाहिए था जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। हमको स्टैंड लेना चाहिए था जब अमेरिका ने क्लियरली हमला किया ईरान के परमाणु ठिकानों पर। लेकिन हम खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? क्योंकि हम क्या इजराइल और यूएस से डरते हैं? क्या डर गए हम? क्यों खामोश रहे? जी, क्यों हम बिल्कुल भूल गए कि भारत की एक परंपरागत नीति रही है इन सब मामलों में? ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे सामने इस तरह के मुद्दे आए, हमने पहले भी इस तरह के मुद्दे। जी, आप तो विदेश मंत्री रहे, आप कोई पत्रकार नहीं। मैं किसी पत्रकार का इंटरव्यू तो कर नहीं रहा, मैं देश के पूर्व विदेश मंत्री का इंटरव्यू कर रहा हूं। एक ऐसा शख्स जो विदेश नीति में जिस आपका इतना मान सम्मान है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मोदी जी खामोश क्यों रहे? मैं एक देश के विदेश मंत्री से पूछ रहा हूं कि भाई सिन्हा साहब ये बताइए, मिस्टर मोदी साइलेंट क्यों थे? मैं वो वजह जानना चाह रहा हूं, क्यों हो सकते हैं? मतलब मुझे क्लियर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब तक कि, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अमेरिका का मोदी जी के ऊपर इतना दबाव है किसी कारण को लेकर, जिसके चलते मोदी जी कभी भी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। और अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा था, इसीलिए उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबाजी की। इजराइल और अमेरिका एक साथ खड़े थे। मोदी जी तटस्थ नहीं थे, मोदी जी उनके साथ खड़े नजर आए। खामोश रहकर मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि मैं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कभी किसी इश्यू पर स्टैंड नहीं लूंगा। अब इस पीछे क्या राज है, कौन सा दबाव ट्रंप इनके ऊपर बनाते हैं,
मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जाहिर है कि मोदी जी अमेरिका के दबाव में लगातार काम करते रहे हैं और इस गंभीर मुद्दे पर भी उन्होंने उसी तरह काम किया। लेकिन सिन्हा साहब, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे, आप अफसर भी रहे, आप मंत्री भी रहे और टॉप लेवल पर रहे। आईएएस ऑफिसर होना मामूली बात नहीं है, देश का विदेश मंत्री होना मामूली बात नहीं है, वित्त मंत्री होना मामूली बात नहीं है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर मोदी खामोश थे तो जो हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के इतना बड़ा विदेश मंत्रालय है, उसमें इतने अफसर हैं, आप जैसे अफसर भी वहां होंगे, क्या उन्होंने नहीं कहा कि मोदी जी आप गलत कर रहे हो? भाई कोई ऑफिसर तो समझाएगा कि भाई इससे नुकसान होगा भारत को, या भारत की छवि ठीक नहीं जा रही है। तो क्या अफसर भी मोदी जी की सरकार में चुप है, या चापलूस हैं, या मेरिट पर नहीं उनको चुना गया है? अफसर क्यों खामोश है आज के दौर में? अफसर खामोश इसलिए हैं कि वो जानते हैं कि ये सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है। ओके। और प्रतिशोध की भावना जो है वो केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि आप जिस पद पर हैं उस पद पर से आपका ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं गंदी जगह आप भेज दिए जाएंगे या गंदे पोस्ट पर भेज दिए जाएंगे, बल्कि आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये भी लग सकता है। ओके। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से डिमोरलाइज है आज के दिन, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और ब्यूरोक्रेसी हो, और उनके अंदर हिम्मत नहीं है। वो ठाकुर सुहाती बात करने लगे हैं कि भाई मोदी जी को क्या पसंद आएगा, मोदी जी क्या चाहते हैं, उसी तरह की बात करो। ये स्थिति आ गई है और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा डिक्लाइन आज ब्यूरोक्रेसी में भी हुआ है, जहां किसी को हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर बोले कि भाई ये रास्ता गलत है, इस रास्ते भारत को नहीं जाना चाहिए, हमें इस रास्ते जाना चाहिए क्योंकि ये सही रास्ता। बड़ी बात, पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व विदेश सचिव जो एक आईएएस ऑफिसर भी थे, उनका ये कहना है कि इस दौर में जो आईएएस ऑफिसर हैं या फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर, इनकी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को बता सकें कि सही है या ये गलत है। दिन है तो दिन कहें, रात है तो रात के, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में रीढ़ नहीं बची है।